शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृत है भूषण देवाणी 10 संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। अब तक हम व्याकरण शास्त्र की भूमिका पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसका 4 वीडियो आप तक पहुंच चुका है। आज हम व्याकरण शास्त्र की भूमिका के अंतर्गत भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आचार्य वरदराज और 18वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी, एक तरह से कहा जाए तो व्याकरण के धुरी नागेश भट्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। और आज के बाद फिर हम व्याकरणाचार्य और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहले आचार्य वरदराज के विषय में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आचार्य वरदराज आचार्य वरदराज का समय जो है वह 17वीं शताब्दी है। आचार्य वरदराज का समय 17वीं शताब्दी। इनके पिता का नाम दुर्गा तनय, माता का नाम उपलब्ध नहीं है, माता का नाम इनके अज्ञात है। इनके गुरु भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया था। अब इनका जन्मस्थान महाराष्ट्र है। यहीं पर इन्होंने अपना जीवन यापन भी किया और यहीं पर ये रहे भी। इनका निवास स्थान भी यही रहा। अब यहाँ से बनेगा आचार्य वरदराज का समय 17वीं शताब्दी। पिता का नाम दुर्गा तनय, गुरु भट्टोजी दीक्षित, माता का नाम पता नहीं, अज्ञात है, और इनका जन्मस्थान महाराष्ट्र है। आचार्य वरदराज की कुल 4 कृतियाँ पाई जाती हैं और सबसे प्रसिद्ध कृति जो सिलेबस में भी, जो पाठ्यक्रम में भी हम लोगों को मिली, जब हम लोग ग्रेजुएशन करने गए तो लघु सिद्धांत कौमुदी और एमए में भी लघु सिद्धांत कौमुदी मिली, तो प्रायः लोग वरदराज की एक रचना मुख्य यही जानते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी यदि पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग वरदराज कर देंगे। लेकिन इनकी और 3 रचनाएं हैं। तीनों रचनाओं में लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, यह आचार्य वरदराज के सिद्धांत कौमुदी को अत्यंत सरल करने के उद्देश्य से भट्टोजी दीक्षित ने लघु सिद्धांत कौमुदी और एक पुस्तक मध्य सिद्धांत कौमुदी,
लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। प्रश्न बन सकता है कि सिद्धांत कौमुदी को सरल करने के लिए किसने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखा, तो इसका उत्तर आचार्य वरदराज हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि सिद्धांत कौमुदी को सरल करने के लिए आचार्य वरदराज ने किन पुस्तकों का प्रणयन किया, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पहली पंक्ति में नमस्कारात्मक है और पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा जो रचितम प्रोक्तम वा, पाणिनि के द्वारा जो रचित है उसे पाणिनीय कहेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं हम, तो उसका अर्थ वाल्मीकि रामायण होता है, वाल्मीकि ग्रंथ, तो पाणिनीय का अर्थ अष्टाध्यायी। और उसी अष्टाध्यायी पर सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया था भट्टोजी दीक्षित ने, और भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी पर लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया। तो इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में 1273 से लेकर के 1277 सूत्र पाए जाते हैं। कुछ संस्करणों में 1277 पाए जाते हैं, कुछ संस्करणों में 1273 सूत्र 1273 से 1277 पाए जाते हैं। आचार्य वरदराज की जो कृति मध्य सिद्धांत कौमुदी है, उसमें उन्होंने वैदिक व्याकरण को भी उद्घाटित किया, वैदिक व्याकरण के भी कुछ सूत्रों का प्रणयन किया है, कुछ सूत्रों का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही साथ इसके मंगलाचरण में, सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में भर्तृहरि, क्षमा कीजिएगा, आचार्य वरदराज ने अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित का नामोल्लेख किया है। नत्वा वरदराजः श्री भट्टो दीक्षितान भट्टोजी दीक्षितान, नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान, करोति पाणिनीयानां मध्य सिद्धांत कौमुदीं। कहे कि इसमें गुरु की वंदना की गई है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि भट्टोजी दीक्षित ने किसको प्रणाम किया है, तो गुरु को प्रणाम किया। मध्य सिद्धांत कौमुदी में किसको प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया। और लघु सिद्धांत में किसको प्रणाम किया, वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम किया। तो दो प्रश्न बनते हैं कि गुरु को प्रणाम किस पुस्तक में किया, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में। वाग्देवी को किसने प्रणाम किया, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब मध्य सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या 2315 से लेकर 2330 तक गिना जाता है। 2330 इतने सूत्र पाए जाते हैं। तीसरी रचना सार सिद्धांत कौमुदी। यह सार सिद्धांत कौमुदी जो है, इसमें जैसे इसमें सरस्वती को प्रणाम किया, लघु सिद्धांत कौमुदी में सरस्वती को प्रणाम किया, मध्य सिद्धांत कौमुदी में गुरु को प्रणाम किया, तो रस सार सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने, सार सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम किया। तो कहा जा सकता है कि किस ग्रंथ में आचार्य वरदराज ने अपने पिता का वर्णन किया है, तो उस ग्रंथ का नाम सार सिद्धांत कौमुदी है। एक पुस्तक आचार्य वरदराज की और प्राप्त होती है, जिस पुस्तक का नाम है गीर्वाण पद मंजरी। गीर्वाण पद
मंजरी। गीर्वाण पद मंजरी जो है यह एक वरदराज की एक अद्वितीय कृति है और इसमें सामाजिक, साहित्यिक विधाओं का भी कुछ वर्णन है, साहित्यिक वर्णन है, सामाजिक वर्णन है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। प्रश्नोत्तर शैली का इसमें प्रयोग किया गया। किस शैली का? प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया। तो अब प्रश्न क्या बन सकता है कि पिता का वर्णन सार सिद्धांत कौमुदी में, समाज और साहित्य का वर्णन गीर्वाण पद मंजरी में। गीर्वाण पद मंजरी की शैली क्या है? प्रश्नोत्तर शैली है। मध्य सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने किसका गुणगान किया है या उसकी मंगलाचरण में किसका स्मरण किया, किसको प्रणाम किया है? तो गुरु भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम किया है। गुरु भी दिया जा सकता है, केवल भट्टोजी दीक्षित का भी नाम दिया जा सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कि मंगलाचरण में आचार्य वरदराज ने किसको प्रणाम किया है? तो इसके लिए आ सकता है सरस्वती होगा, वाग्देवी होगा, शिव हो सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी से संबंधित या पाणिनि से संबंधित या जब भी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित कोई मंगलाचरण पूछा जाएगा तो प्रायः लोग शिव का नाम लेंगे और हमें मंगलाचरण जरूर पढ़ना होगा और मंगलाचरण को अच्छी तरह से समझना होगा। यदि नहीं समझे रहेंगे, नहीं जानेंगे, चूँकि आगे हमको फिर परीक्षा देनी रहती है और यही हम गलती कर जाते हैं। हमको सतर्क होना चाहिए। बहुत अधिक पढ़ना, हम तो ये नहीं कहते हैं बहुत अधिक पढ़िए, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि जितना पढ़िए व्यवस्थित पढ़िए, सुव्यवस्थित पढ़िए। कम से कम आता हुआ प्रश्न गलत ना हो। जब आता हुआ और आसान प्रश्न गलत होता है तो व्यक्ति जो है हजार के पीछे जाता है और जब एक कठिन प्रश्न सही करता है तो लाख के आगे जाता है। तो अब और कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होता है। कठिन गलत करता है तो कम लोगों के पीछे आता है या न के बराबर पीछे आता है, लेकिन अगर सरल क्वेश्चन गलत करता है तो वह। अब हम 18वीं शताब्दी की एक क्रांतिकारी और पुरोधा नागेश भट्ट के विषय में कुछ अध्ययन करते हुए उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे। नागेश भट्ट, इनका समय 18वीं शताब्दी है। तो नागेश भट्ट का समय 18वीं शताब्दी। इनके पिता का नाम शिव भट्ट और माता का नाम सती देवी था। पिता का नाम, पिता इनके शिव भट्ट, माता का नाम सती देवी। जन्मस्थान इनका जन्मस्थान संभवतः महाराष्ट्र था और ये श्रृंगवेरपुर में निवास किए। जन्मस्थान इनका महाराष्ट्र और ये निवास स्थान इनका श्रृंगवेरपुर, जो प्रयाग के निकट है। जो प्रयाग के निकट है। हम लोग भी श्रृंगवेरपुर का वर्णन पढ़े कक्षा 10 में
पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर गई मगमे डगदोय। वहाँ पढ़े थे और वहाँ पुर का अर्थ श्रृंगवेरपुर निकला हुआ था। नागेश भट्ट द्वारा कुछ पुस्तकों का प्रणयन किया गया है जो व्याकरण क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इनकी कृतियों को पढ़ेंगे। इनकी कृतियों में शब्द रत्न जो है भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक थी सिद्धांत कौमुदी, और उस सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं उन्होंने टीका लिखा प्रौढ़ मनोरमा। उसी प्रौढ़ मनोरमा पर शब्द रत्न नाम की टीका लिखा। शब्द रत्न यह किसकी टीका है? तो प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा की टीका है। किसकी टीका है? प्रौढ़ मनोरमा की। तो अब पूछा जाए कि नागेश भट्ट ने प्रौढ़ मनोरमा पर कौन सी टीका लिखा? उस टीका का नाम है शब्द रत्न। क्या नाम है? शब्द रत्न। दूसरी रचना है इनकी विषमी। यह शब्द कौस्तुभ की टीका है। किसकी टीका है? यह शब्द कौस्तुभ की टीका है। और शब्द कौस्तुभ भी भट्टोजी दीक्षित की ही कृति है। भट्टोजी दीक्षित की ही कृति शब्द कौस्तुभ है, जिसमें उन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विशद व्याख्या किया था, संभवतः जो अपूर्ण था। फिर इन्होंने एक व्याकरण दर्शन ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ। दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। तो दार्शनिक व्याकरण, कौन सा दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ नागेश भट्ट ने लिखा? तो उस पुस्तक का नाम हो जाएगा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। फिर इनकी कृति शब्देन्दु शेखर है। शब्देन्दु शेखर। इनकी रचना शब्देन्दु शेखर है और इसी से मिलती जुलती इनकी दो रचनाएं हैं। केवल आपको लिख लेना है लघु शब्देन्दु शेखर और बृहत लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर। ये अलग कृति है और ये दोनों अलग कृतियां हैं। ये इससे नहीं, बस केवल शब्देन्दु शेखर के आधार पर हमने बताया कि इनकी दो रचनाएं और प्राप्त होती हैं। और ये दोनों, इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। अर्थात एक तरह से कहें तो ये सिद्धांत कौमुदी पर टीका है। किस पर टीका है? तो पूछा जाए कि नागेश भट्ट ने सिद्धांत कौमुदी पर टीका
कौन सी पुस्तक लिखा? टीका में यह किस पुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी की टीका लिखा? नागेश भट्ट ने किस पुस्तक में सिद्धांत कौमुदी की टीका किया है? लघु शब्देन्दु शेखर और बृहत शब्देन्दु शेखर। तो लघु शब्देन्दु शेखर भी होगा, बृहत शब्देन्दु शेखर भी होगा, तो प्रश्न में दोनों अथवा उभय भी विकल्प होगा या उभव होगा। अगर नहीं होगा तो फिर वह प्रश्न, जैसा कि आयोग में या हर जगह देखने को मिलता है, यफ की ज़्यादा श्रेणी बनती है। तो अब लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, यह किसकी टीका है? यह सिद्धांत कौमुदी की टीका है। फिर है पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। पहले साफ कर लें, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा महाभाष प्रत्याख्यान महाभाष्य प्रत्याख्यान और इनकी एक पुस्तक, यह भी संभवतः महाभाष्य की टीका ही है, उद्योत। यह महर्षि पतंजलि के महाभाष्य की टीका है। महाभाष्य की टीका। अब तक हम व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि के बाद हम भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराचार्य, नागेश भट्ट, ये एक तरह से व्याकरण शास्त्र के धुरीण हैं। कल एक नाम लिया था हमने, महर्षि ने भट्टोजी दीक्षित के भतीजे का, कौंड भट्ट। कौंड भट्ट कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और एक दार्शनिक ग्रंथ वैयाकरण भूषण लिखा। इनकी दो कृतियां हैं। इनका यही परिचय है कि भट्टोजी दीक्षित के ये भतीजे हैं। भट्टोजी दीक्षित के भतीजे, यही इनका मुख्य परिचय है। तो इन्होंने रचना जो किया, एक रचना है वाक्य विन्यास, दूसरी रचना इनकी जो है वैयाकरण भूषण। कौंड की दूसरी कृति जो है यह है वैयाकरण भूषण। अब यहाँ समझ लीजिए कि यही वैयाकरण भूषण
इसी के साथ यदि कारिका शब्द जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? कारिका, तो यह भट्टोजी दीक्षित की कृति हो जाती है। यदि क्या जुड़ जाता है, कौन सा शब्द जुड़ जाता है? जुड़ जाता है शब्द कारिका, वैयाकरण भूषण कारिका, यह शब्द जुड़ जाता है तो यह भट्टोजी दीक्षित की कृति हो जाती है। और यदि वैयाकरण भूषण के बाद तो वैयाकरण सिद्धांत लिखा जाए, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, तो यह नागेश भट्ट की कृति हो जाती है। तो यह कृति किसकी हो जाती है? नागेश भट्ट की हो जाती है। तो अब वैयाकरण भूषण को लेकर के केवल भूषण शब्द है, वैयाकरण भूषण इतना है, यह नागेश भट्ट की है। इसी वैयाकरण भूषण में कारिका शब्द जुड़ जाता है तो यह भट्टोजी दीक्षित की कृति हो जाती है। इसी वैयाकरण के आगे सिद्धांत लघु मंजूषा जुड़ जाता है तो यह नागेश भट्ट की कृति हो जाती है। और नागेश भट्ट जो हैं ये भट्टोजी दीक्षित के भतीजे हैं। अब आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वैयाकरण और उनकी रचनाएं। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? वैयाकरण और उनकी रचनाएं। और इतना पढ़ने के बाद तब हम संस्कृत वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्र पर आएंगे। और इसके पहले हम प्रयास करेंगे कि व्याकरण की भूमिका से संबंधित लगभग 100 प्रश्न आप तक पहुँचे। जैसे गीर्वाण पदमंजरी के लेखक कौन हैं, या फिर ऐसा प्रश्न बनाया जाएगा कि आप प्रश्न 1 करेंगे और प्रश्न से लगभग 3 प्रश्न होंगे। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज की कृति है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी, उपर्युक्त सभी। कहीं कहीं 4 विकल्प दिया जाएगा और कहीं कहीं विकल्प में 5 भी दिया जा सकता है। हमारा एक प्रयास होगा कि आप लोग, जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कम पढ़ करके ज़्यादातर प्रश्नों को हल कर ले जाएं। बस आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं विराम करेंगे। और क्योंकि इस तरह से यदि हम पढ़ते रहेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। व्याकरण की भूमिका ही हम पढ़ते रह जाएंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। और अब हम व्याकरण की भूमिका ना पढ़ करके व्याकरण शास्त्र और वैयाकरण के नाम का स्मरण करते हुए आगे के वीडियो में फिर हम आ जाएंगे सीधे वर्णमाला पर और वर्णमाला पढ़ेंगे। ऐ उड़ रिल रिक ए ओंग, ऐ औच हैवरट लण, यम गणना म झ भय, घ ढ ध स जब गढ़ दस, ख फ छ ठ थ च ट, क प य श सर हर। शुभ संध्या आपका और हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो। संग तेजस्वी नावधीतमस्तु।